नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो बहुत सारे विद्यार्थियों के जहन में है। बहुत सारे विद्यार्थी जो रीट के रणबांकुरे हैं वो इस बात से घबरा रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान परीक्षा में कैसा आएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के YouTube वीडियोस पर मेरे को कमेंट प्राप्त होते हैं कि सर साइकोलॉजी कितना हार्ड पढ़ है, कितना टिपिकल पढ़ है। साइकोलॉजी के अंदर आज की तारीख में विद्यार्थी कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। मैंने 2011 के आरटेट को भी देखा और तब से लेके और आज दिन तक जितने आरटेट हुए और रीट हुए, क्योंकि मैं एजुकेशन के अंदर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में 2008 से हूं और बहुत सारे एग्जाम्स को बड़ी नजदीकी के साथ देखा है, तो विद्यार्थियों की कुछ समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक प्रश्न है, साइकोलॉजी कैसी आएगी, 30 में से कितने प्रश्न हम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़े कि 30 में से 30 कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की चेष्टा ये, और लक्ष्य बड़ा होने में कोई गुरेज भी नहीं, कोई बुराई भी नहीं। लक्ष्य होना चाहिए कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा का पूरा करें। लेकिन मैं कुछ विशेष मुद्दों पर आज के इस वीडियो में प्रकाश डालना चाहूंगा। आप में से वो विद्यार्थी जो बड़ी गंभीर तैयारी के अंदर है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि रीट के अंदर जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आ रहा है, और ये शिक्षा मनोविज्ञान जो रीट की परीक्षा के अंदर 30 सवाल 30 अंक के आने हैं। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान के ये 30 प्रश्न जिसके लिए हमारे विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा मेहनत करी है, ऐसा मैं समझता हूं। शायद L1 वाले विद्यार्थियों ने जितना हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण को समय नहीं दिया, उतना शिक्षा मनोविज्ञान को दिया। L2 के विद्यार्थियों ने भी सामाजिक और गणित विज्ञान के बजाय भी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा समय दिया। और हमारे स्टूडेंट्स का प्रयास है कि साइकोलॉजी में सारे के सारे इस बार पार करें, इस बार करके आए। लेकिन अभी परीक्षा, आपको जानकारी हो, लगभग 90 दिन का समय, 90 दिन से भी कम समय अब आपके पास रह गया है। 90 दिन से भी कम समय, लगभग 85 दिन का समय अब आपके पास रह गया है। और इस कम समय के भीतर मैं उम्मीद करता हूं कि जो गंभीर विद्यार्थी है उसने अपना कंटेंट 2-3 बार तो आराम से पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमारी परीक्षा कई बार इसकी तारीख पोस्टपोन हुई, कभी 2 अगस्त, कभी 2 सितंबर, कभी 25 अप्रैल, कभी 20 जून, और आज 26 सितंबर तक ये रीट की परीक्षा आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो गंभीर विद्यार्थी है उसने अपना कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब विद्यार्थी क्या करता है, YouTube के ऊपर दिन भर जहां से भी साइकोलॉजी उसको मिलती है वो साइकोलॉजी को पढ़ता है, और पढ़ने में कोई गुरेज नहीं। जहां से भी सवाल अच्छे मिले और जहां से भी आपको अच्छा मटेरियल मिले आप पढ़िए। लेकिन साइकोलॉजी की जितनी भी क्विजेज आप अटेंड करते हैं, मेरी क्विज भी बहुत सारे विद्यार्थी अटेंड करते हैं, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल कमेंट आता है, सर हार्ड क्वेश्चन दीजिए, सर हार्ड क्वेश्चन दीजिए। ये मुझे कई विद्यार्थी कहते हैं, सर हार्ड क्वेश्चन दीजिए, लेवल टफ दीजिए। मैं एक बात हमारे विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं कि साइकोलॉजी परीक्षा के अंदर जो 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन के अंदर आप कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन निकाल लीजिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, हार्ड पढ़ने के प्रयास में क्वेश्चन को जनरेट करके उल्टे फुल्टे सवाल, हमारे कई यूट्यूबर्स भी उल्टे फुल्टे क्वेश्चन खुद जनरेट करते हैं। तो खुद जब क्वेश्चन जनरेट करते हैं तो क्वेश्चन की रूपरेखा ही बदल जाती है, और हम उन टफ क्वेश्चंस के फेर में बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा में जब रीट आएगा, रीट का शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, तो इन 30 सवाल के अंदर परीक्षा में लगभग 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप एप्टीट्यूड, अगर आपका अच्छा है और आपने कंटेंट को बहुत बार पढ़ रखा, एक बार नहीं, एक बार से तो केवल ऊपरी ऊपरी सवाल होते हैं। जब कोई विद्यार्थी कंटेंट, जो गंभीर विद्यार्थी उसने 2-3 बार पढ़ लिया, और 90 दिन का जो आपका सफर है इसमें अगर 3 बार और रिवीजन कर लेते हो कंटेंट का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, कंटेंट का। अब कंटेंट क्यों जरूरी है?
कई विद्यार्थी केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के कंटेंट तो पूरा याद है, लेकिन अगर कंटेंट आपने 3 बार पहले पढ़ लिया और 2-3 बार अगर आप और रिवीजन कर लेते हैं कंटेंट का, तो ऐसी स्थिति में ये 20 प्रश्न जो है ना, यहां आपका दिमाग लगेगा, आपका एप्टीट्यूड लगेगा। अब आप पूछेंगे कि ये पीछे वाले 10 सवाल, मैं ये मानता हूं आप कितना ही हार्ड क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन परीक्षा के अंदर 8-10 प्रश्न जो नए आने हैं वो तो अभी भी नए ही होंगे। आप हार्ड से हार्ड पढ़ लीजिए और आप उम्मीद करें कि 30 में से 30 सवाल वही आए जो आपने पढ़ा है, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ऐसा होना नहीं है। केवल मन को खुश करने के लिए कह दूं कि जो पढ़ा है वही आएगा तो अलग बात है। सामाजिक के अंदर पढ़े हुए सारे आ सकते हैं, गणित पर्यावरण में आपको सारे सवाल मिल सकते हैं जो आप कर पाए, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर 8-10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो नए होंगे। तो हमारे विद्यार्थी ये पूछना चाहेंगे, सर नए होंगे तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। नए सवाल 8-10 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आप क्वेश्चन के लिए आपका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब जिस विद्यार्थी ने कंटेंट को 1-2 बार पढ़ा है वो नए आने वाले प्रश्नों के चारों विकल्पों को समझ नहीं पाएगा, और जिस विद्यार्थी ने अभी तक 3 बार रिवीजन कर लिया, और मैं ऐसा मानता हूं कि 90 दिन अभी आपके पास है। कितने दिन है आपके पास? 90 दिन। विद्यार्थियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, आपके पास में 90 दिन है, लगभग 80-85 दिन तो है। इस 90 दिन के अंदर आप 7 दिन, अगर कोई विद्यार्थी जिसकी मेमोरी पावर या जिसका एप्टीट्यूड थोड़ा कम है, जिसकी तैयारी थोड़ी कम है, वो 7 की जगह 10 दिन, 7 दिन सुबह से शाम एक सूत्री कार्यक्रम के साथ में आप शिक्षा मनोविज्ञान का रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपने 2-3 बार पहले ढंग से कंटेंट को पढ़ रखा है। और मेरी सलाह यह है कि आपने जहां से भी कंटेंट पढ़ा, जिस बुक से भी पढ़ा, जिस गाइड से भी पढ़ा, आप उसी गाइड को दोहराइए, उसी गाइड को वापस 2-3 बार। अगर 2 किताबें पढ़ी है तो उन्हीं को, और मैंने बहुत बार कहा है कि जितना भी कंटेंट हम पढ़ते हैं ना वो एक जगह होना चाहिए ताकि रिवीजन में सुविधा हो। आपने जिस गाइड से या जिस, अब बुक तो रिवीजन करने का समय है नहीं, बुक तो रिवीजन कर नहीं पाएंगे क्योंकि बुक्स तो सारी लंबी चौड़ी है, या तो कोई गाइड और या फिर जो नोट्स आपने बना रखे हैं, जहां पर भी कोचिंग किया, जहां पर भी क्लासेस आपने ली, या सेल्फ मेड नोट्स, जो भी नोट्स या गाइड आपके पास में है, आप 7 दिन, और किसी की अगर क्षमता थोड़ी कम है तो 7 की जगह 8-9 10 दिन, 10 दिन में तो इजी गोइंग, सुबह से शाम अगर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो 7 दिन। बाकी आपको ध्यान हो 90 दिन है, 90 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं आप बाकी सारे सब्जेक्ट को 60 दिन दीजिए, लेकिन 30 दिन, और अगर 7-7 दिन में 3 बार करते हैं तो 21 दिन ही हुए, ठीक है ना। तो 7 दिन के अंदर एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर 2-3 दूसरे सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया, एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए 30-35 दिन में, फिर 7 दिन और दे दीजिए, और फिर जो अंतिम 1 महीना रहे उसमें 7 दिन और दे दीजिए। अगर 7-7 दिन करते हैं तो 21 दिन आपको 3 बार रिवीजन में लगते हैं, और कोई विद्यार्थी अगर ज्यादा टाइम भी देता है तो 30 दिन के अंदर 3 बार रिवीजन साइकोलॉजी का कर सकता है। अब आप कहेंगे कि 30 दिन में खाली साइकोलॉजी और बाकी 60 दिन में बाकी सब कुछ, आराम से संभव है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जिस विद्यार्थी को ज्यादा समय लगता है उसके लिए 10 दिन, जो आराम से 7 दिन में आराम से कर सकता है, जिसकी बहुत अच्छी 3-4 बार 5 बार पढ़ा है, वो 7 क्या 4-5 दिन में ही कर सकता है, 1 दिन में 1 यूनिट। तो 7 दिन में अगर आप करते हो तो आपका पूरा रिवीजन 21 दिन, तो 90 दिन के अंदर आप 20 दिन साइकोलॉजी को दे सकते हैं कंटेंट रिवीजन के लिए। 20 दिन लगातार नहीं देने हैं, 5-6 दिन 7 दिन आपने साइकोलॉजी को दे दिए, फिर आप 15 दिन भले ही दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आप 7 दिन और साइकोलॉजी को दीजिए। तो क्या बीच में साइकोलॉजी छोड़ दे? नहीं। मैंने आपको एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, परीक्षा तक आपके पास 90 दिन है, और इन 90 दिनों में 80-85 दिनों में प्रतिदिन 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां कुछ न कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने को पढ़ने हैं, जहां कुछ न कुछ क्या पढ़ने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, साइकोलॉजी के अंदर नए नए वस्तुनिष्ठ की तलाश करते हैं, और कई बार आपको जानकारी हो, आप जितनी भी गाइड्स और जितने भी मॉडल पेपर्स पढ़ते हो ना, उसमें ओल्ड पेपर क्वेश्चंस आपको हर एक में लगभग मिलते हैं। रीट का, राजस्थान की जितनी स्कूल लेक्चरर परीक्षाएं हुई, राजस्थान में पिछले 10 साल में जितनी सेकंड ग्रेड हुई, भारत के विभिन्न राज्यों में जो टेट हुआ, भारत के विभिन्न राज्यों में जो दूसरी टीचिंग लेवल की जो परीक्षाएं हुई,
आपको जानकारी हो, विभिन्न राज्यों में जो पीटीआई एग्जाम्स हुए, विभिन्न राज्यों के अंदर सेकंड ग्रेड लेक्चरर्स के एग्जाम हुए, इनके सवाल आपको विभिन्न जो आपके मॉडल पेपर्स या जो गाइड्स मिलती है उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यूट्यूब क्विज में भी वो सवाल मिलते हैं। तो आप जब यूट्यूब की विभिन्न प्रकार की क्विज देखेंगे और जो भी यूट्यूबर्स ओल्ड क्वेश्चन को लेंगे तो आपको ओल्ड क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अलग अलग क्विजेज में कॉमन भी दिखाई देंगे। लेकिन हमारे स्टूडेंट को क्या चाहिए? और नया सवाल और हार्ड सवाल, और उस हार्ड सवाल के चक्कर में अपना दिमाग पूरा क्या कर देते? खराब कर देते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप इन 90 दिन में से 20 या 21 दिन साइकोलॉजी के 3 बार रिवीजन को दे देते हैं अंतराल के अंदर, यानी 7 दिन में एक बार, फिर 15-20 दिन बाद 7 दिन और ले लिए, फिर 7 दिन और ले लिए, और जो अंतिम 10 दिन रहे उसमें 1 या 2 दिन पूरा साइकोलॉजी, अंतिम 10 दिन के अंदर एक बार पूरा साइकोलॉजी, अंतिम 10 दिन में एक बार पूरा, मतलब अंतिम जो 10 दिन हो, जैसे 16 सितंबर से 26 सितंबर, उसके बीच में एक दिन ऐसा हो जब सुबह से शाम केवल साइकोलॉजी। तो 3 बार ये हो गए 7-7 दिन। कोई अगर ज्यादा टाइम देगा तो 10-10 दिन, और 7-7 दिन 21 दिन, और एक दिन 10 अंतिम 10 दिन में, यानी कि आपके 4 बार साइकोलॉजी नजर से निकल गई। अब आप कहेंगे इसका क्या फायदा, एक ही चीज को बार बार पढ़े और एक ही कंटेंट को पढ़े? देखो, एक ही कंटेंट इसलिए उपयोगी है, सामाजिक में 3 बार नहीं 2 बार भी ढंग से याद हो गया ना तो दिक्कत नहीं होगी। साइकोलॉजी के अंदर जितना रिवीजन ज्यादा होता है ना, जब पेपर में क्वेश्चन टफ आता है तो वो जो टफ क्वेश्चन आपको टफ दिख रहा है वास्तव में वो टफ नहीं है, उसके चारों ऑप्शन, क्योंकि साइकोलॉजी में चारों ऑप्शन एप्टीट्यूड बेस होते हैं और वो चारों ऑप्शन घुमाए हुए हैं। तो आप साइकोलॉजी में जब पेपर में प्रश्न अटेंड करें तो उस सवाल को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, हार्ड क्वेश्चन को। देखो 30 सवाल आए, 10-15 सवाल तो ऐसे होते हैं जो आपको सवाल देखते ही टिक हो जाते, 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जिसको 2 बार पढ़ना पड़ता है, 8-10 सवाल ऐसे होंगे जो आप परीक्षा में टफ आपको लगेंगे। अब देखो, इन टफ क्वेश्चन में मान लो कोई परिभाषा ही आ गई जो आपकी पढ़ी हुई नहीं है, तो उसमें तो आप कितना ही दिमाग लगाओ, क्योंकि वो परिभाषा आपने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं, तो आपको वहां तुक्का लगाना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। लेकिन जैसे अधिगम का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का कोई ऐसा प्रश्न आया जहां पर 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आपको अटपटे लग रहे हैं, जब आप उस ऑप्शन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, कई बार तो सवाल क्या होता है, सीधा उत्तर निकल जाता है, और कई बार नेगेटिव अप्रोच से निकलता है कि यार ये पहला ऑप्शन ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये तीसरा ऑप्शन ये भी इसका नहीं होगा, अब दूसरा और चौथा बचा, इसमें से क्या उत्तर होगा। तो एप्टीट्यूड बेस करके आप इन 8-10 सवालों के उत्तर निकाल सकते हैं। 1-2 सवाल ऐसे रहेंगे जो जिंदगी में कभी आपने पढ़ा नहीं, जो फैक्ट बेस है, उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर परीक्षा से पहले 3-4 बार आपने और रिवीजन कर लिया, और मैं मानता हूं कि गंभीर विद्यार्थी 2-3 बार साइकोलॉजी पढ़ चुका होगा, जो आज नया स्टूडेंट है उसको जरूर दिक्कत होगी, मगर जो गंभीर विद्यार्थी जो शुरू से ही गंभीर रहा है, जो 2 अगस्त के हिसाब से ही सिंसियर था, 2 सितंबर के हिसाब से ही सिंसियर था, नो डाउट उसने साइकोलॉजी को बहुत पढ़ा है। और वो साइकोलॉजी के अंदर मैं कह रहा हूं 30 में से 20 सवाल आएंगे, जो 20 में भी 10-12 तो ऐसे होंगे जो एक ही झटके में हो जाएंगे, 10-12 ऐसे होंगे जो 1-2 बार 3 बार पढ़ने से होंगे, 7-8-10 सवाल ऐसे होंगे जो टफ होंगे। लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उन 8-10 को पकड़ने की कोशिश के अंदर उल्टे फुल्टे क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं और उसमें इतना दिमाग खराब कर देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। आप तो तय कर लीजिए, नए सवालों को ढूंढने की कोशिश मत करो, आप तो यह तय कर लो कि मुझे परीक्षा से पहले 7-7 दिन के स्लॉट में 3 बार साइकोलॉजी को पढ़ना है, अंतिम 10 दिन के अंदर एक दिन पूरा साइकोलॉजी पढ़ना है, और प्रतिदिन 2 घंटे वस्तुनिष्ठ। और ये 2 घंटे खाली साइकोलॉजी नहीं कह रहा हूं, 2 घंटे आप वस्तुनिष्ठ को निकालिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, इसमें साइकोलॉजी को भी 1 घंटा साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र, 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट। आप 2 घंटे 3 घंटे दे सके तो और बढ़िया, लेकिन 2 या 3 घंटे लगभग आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस को दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस से फायदा यह होता है कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन में हमारा एप्टीट्यूड परीक्षा के हॉल में लगेगा। आप बाकी हार्ड क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कर लो और आप सोचो कि वो हार्ड सवाल एजीटी परीक्षा में आएगा, नहीं। परीक्षा में जो 8-10 सवाल हार्ड आपको लगेंगे वो परीक्षा में ही आएंगे, और हर परीक्षा की अपनी प्रकृति होती है। 7-8-10 सवाल ऐसे होते हैं, बाकी विषयों में 2-2, 3-3, 4-4 सवाल होंगे, साइकोलॉजी में 7-8 सवाल हो सकते हैं जो आपको ऐसे लगेंगे कि ये पहली बार ही देखे है, पहली बार ही देखे। इसका मतलब वो सवाल एकदम नया है, इसका मतलब होगा नहीं होगा,
कैसे होगा? जब हमारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि कंटेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता ना तो एप्टीट्यूड नहीं लगता है, तो हम 4 ऑप्शन को पकड़ नहीं पाते। फिर भले ही आप हार्ड सवाल सीधे के सीधे तथ्य दुनिया भर के याद कर लो, लेकिन दुनिया भर के तथ्य और दुनिया भर की परिभाषाएं थोड़ी परीक्षा में आएगी। आपको एप्टीट्यूड बेस्ड वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, यह चीज हमेशा दिमाग में रखें। मैं एक बात यहां पर बताना चाह रहा हूं, आपको लेवल पर काम नहीं करना है साइकोलॉजी के अंदर कि भाई ज्यादा से ज्यादा हार्ड लेवल याद करूं, ज्यादा से ज्यादा हार्ड पढ़ूं। नहीं, आप तो 3 बार कंटेंट जो भी जिस किताब से भी आपने पढ़ा है, जिस गाइड से भी पढ़ा है, उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो। एक दिन परीक्षा से 10 दिन, परीक्षा के लास्ट 10 दिन में एक बार, एक दिन पूरा साइकोलॉजी पढ़ लो, और जितना पढ़ सकते हैं प्रतिदिन का 2 घंटा या 3 घंटा वस्तुनिष्ठ का रखो, जिसमें 1 घंटा साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र की वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस का रखो। और वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस में मैं कह रहा हूं लेवल पर काम मत करो, स्किल पर काम करो। स्किल आपके एप्टीट्यूड को बढ़ाएगी, ध्यान देना, स्किल आपके एप्टीट्यूड को बढ़ाएगी। कई विद्यार्थी क्वेश्चन के हार्ड लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन के हार्ड लेवल को भले ही पढ़ लो, परीक्षा में जो 7-8 हार्ड आएंगे वो तो परीक्षा में ही मिलेगा। आप भारत की किसी भी, चाहे टेट, रीट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट के क्वेश्चन देख लो, 7-8 सवाल तो आपको वो इसी रीट में दिखने हैं। तो इसी रीट में जो सवाल दिखने हैं वो आपके हार्ड पढ़ने से सही नहीं होंगे, वो आपके स्किल और एप्टीट्यूड के बढ़ने से सही होंगे। और स्किल और एप्टीट्यूड के बढ़ने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन जो 3 घंटे 2 घंटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस करते हो, उसमें 1 घंटा साइकोलॉजी या शिक्षा शास्त्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस भले ही करो, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हार्ड को ढूंढने की कोशिश मत करो। कोई भी किताब ले ली, उसके क्वेश्चन अच्छे से जो आपको अच्छे लगे, आप क्वेश्चन आपने मिलान कर लिया और सेटिस्फाइड रहिए। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कहीं किसी क्विज में कठिन लग गए तो यह क्वेश्चन आवे ही को नहीं, हमें कीकन करी, हमें परीक्षा में कीकन वाले एड़ा क्वेश्चन आया तो की करी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ध्यान देना, जो भी साइकोलॉजी के टफ क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं वो सबके लिए टफ है। वो आपके अकेले के लिए टफ नहीं है, वो मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है। वो राजस्थान के 16 लाख स्टूडेंट जो रीट में बैठने वाले, साइकोलॉजी में अगर हार्ड आएंगे तो सबके लिए, सरल आएंगे तो सबके लिए, और जो गंभीर विद्यार्थी हो सारे लोग वही चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए कठिन बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक चीज ध्यान रखें, सवाल ज्यादा पढ़ो, क्वांटिटी, इसके बजाय आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के हो, क्वेश्चन और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन विशेष रूप से आपको कहां मिलते हैं साइकोलॉजी के? ओल्ड पेपर क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि अगर कोई भी, देखो राजस्थान में जितने भी साइकोलॉजी पढ़ाने वाले, चाहे मैं हूं, चाहे राजस्थान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हम सभी अपने अपने विषयों के लेक्चरर्स हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर मैं एक चीज बताता हूं, यह बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने पिछले 12-13 साल में नोट किया है। कहने को साइकोलॉजी सबसे टफ है, लेकिन कहने को साइकोलॉजी इतना सरल है कि इसको कोई भी पढ़ा सकता है। राजस्थान में जितने भी लोग साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना, कोई पॉलिटी का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो हर एक को यही लगता है कि साइकोलॉजी टफ है। बच्चों के लिए साइकोलॉजी टफ है और पढ़ाने वाले के लिए साइकोलॉजी सबसे सरल है। आपको जानकारी हो, कोई भी टीचर स्टेज पर आया और साइकोलॉजी पढ़ाना प्रारंभ कर लेते, तो कहने का मतलब साइकोलॉजी अगर हार्ड होती तो फिर टीचर साइकोलॉजी कैसे पढ़ा पाते? इसका मतलब साइकोलॉजी हार्ड नहीं है। और हार्ड क्वेश्चन तक जाइए मत। मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन की क्वांटिटी के बजाय, केवल इसलिए कि मुझे नए नए सवाल पढ़ने हैं। अब हो सकता है कई लोग क्या करते हैं कि भाई किताब के अंदर से नए क्वेश्चन को जनरेट करो ताकि कई परिभाषाएं नई क्रिएट कर लो। तो क्वांटिटी के चक्कर से बचकर और आप क्वेश्चन की क्वालिटी पर जाओ। और क्वेश्चन की क्वालिटी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बेस्ट जरिया क्या होता है? ओल्ड पेपर्स। ये ओल्ड पेपर्स चाहे वो रीट के हैं, चाहे ये ओल्ड पेपर पुराने टेट के, आरटेट के हैं, चाहे ये भारत के किसी भी राज्य के टेट के हैं, चाहे यूपी टेट, हरियाणा टेट, हिमाचल टेट, चाहे ये सी टेट के हैं, चाहे ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर। आपको ध्यान हो 2020 में ही जनवरी महीने में स्कूल लेक्चरर 10 सब्जेक्ट का हुआ। आप 10 ही सब्जेक्ट में देखिए, क्योंकि स्कूल लेक्चरर में तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पेपर में आती है और 30 सवाल आते हैं, तो 10 पेपर का मतलब 300 सवाल तो आरपीएससी के ही स्कूल लेक्चरर में मिल गए।
2015 की जो 14 के अंदर जो स्कूल लेक्चरर हुई उसमें ही आप 10-12 सब्जेक्ट में साइकोलॉजी है। और ये आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी गाइड्स में ये ओल्ड पेपर्स पड़े हैं। तो जहां कोई भी क्वेश्चन होता है और पीछे लिखा हुआ होता है ना ये फलाने एग्जाम में आया, वो ओल्ड क्वेश्चन नो डाउट जो पेपर में आया है, विशेषज्ञों ने बनाया, थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है, उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस भले ही कर लो, लेकिन केवल जानबूझ के फंसा के कि हम हार्ड सवाल ही याद करें और अपने दिमाग को खराब करें, ऐसा मत करो। क्योंकि परीक्षा में जो 8-10 हार्ड सवाल आने हैं वो परीक्षा में ही आएंगे। आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो कि मैं ऐसे सवाल पढ़ लूं कि परीक्षा में 30 हो जाएंगे, संभव भी नहीं है। हम तो अपना बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। और साइकोलॉजी में हार्ड सवालों में फंसकर हम दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा भी मत करिएगा। क्योंकि साइकोलॉजी में अगर 30 आएंगे ना तो गणित में भी 30 आएंगे, पर्यावरण में भी 30 आएंगे, हिंदी में भी 30 आएंगे, संस्कृत अंग्रेजी में भी 30 आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि साइकोलॉजी 100 की आएगी, बाकी सब्जेक्ट 30 के आएंगे, ऐसा भी नहीं है। हर सब्जेक्ट बराबर का है। तो साइकोलॉजी को भी आप एक सब्जेक्ट मानकर ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करें, तो आप बढ़िया ढंग से पेपर को कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग में ये साइकोलॉजी हार्ड आएगी, हार्ड आएगी। अरे हार्ड क्या है, 30 में से 20 सवाल तो आराम से कर लोगे। 10 से एक सवाल अगर टफ आए तो वो तो एग्जाम में मिलने और वो भी हो जाएंगे। बस ऑप्शन को 2-3 बार ढंग से पढ़ लो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि लेवल पर काम नहीं करना है आपको, आने वाले दिनों में स्किल और एप्टीट्यूड पे काम करना है। सवाल के लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दो, और पुराने पेपर के क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन को फंसाकर हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की, मुझे कई यूट्यूब पे कमेंट आ रहे, सर क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड करो, रीट में बहुत हार्ड आएगा। अरे रीट में हार्ड आएगा तो कंटेंट और कंसेप्ट क्लियर है तो उत्तर तो निकाल लोगे, और बाकी हार्ड कितना ही पढ़ लो, एज इट इज थोड़ी वही सवाल आएगा हार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। एक बात ध्यान देना, परीक्षा में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में माइंड आपका ही काम करेगा और एग्जाम आपको ही देना है। किसी भी पढ़ाने वाले को एग्जाम नहीं देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। क्वेश्चन में माइंड आपका काम करेगा और एग्जाम आपको ही देना है। इसलिए कंटेंट का कम से कम परीक्षा से पहले 2-3 बार आप पढ़ चुके होंगे, 7-7 दिन के स्लॉट में 3 बार। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कई विद्यार्थी 5 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलते 2-2 घंटे 2-2 घंटे, तो क्या एक सब्जेक्ट हिंग्रो बिगाड़ी गुण लगे। तो अपने ऐसा रखो, सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट, 7 दिन एक ही सब्जेक्ट, फिर 7 दिन दूसरा सब्जेक्ट, 7 दिन तीसरा सब्जेक्ट। और किसी के एक सब्जेक्ट में कई विद्यार्थी बोर हो जाते हैं तो वो दिन में 2 सब्जेक्ट रखो, फिर 7 की जगह 15 दिन कर लोगे, 15 दिन में ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो कम से कम 5-6 घंटे एक सब्जेक्ट को मिलेंगे, तो रिवीजन बेहतर ढंग से आपका हो पाएगा। ये निश्चित रूप से आपके दिमाग में होना चाहिए। और परीक्षा के अंदर प्रश्न जब आएंगे, टफ क्वेश्चन भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो टफ क्वेश्चन है उसको 2-3 बार पढ़ो, और जो टफ क्वेश्चन है अगर मान लो वो सवाल का उत्तर सीधा पॉजिटिवली नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव अप्रोच से उस क्वेश्चन के उत्तर को हल करो। नेगेटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि आप उत्तर को काटो, ऑप्शन को, कि ये जो सवाल पूछा इस सवाल के अंदर ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, अब ये 2 बच्चे इनमें से कौन सा होगा। ये नेगेटिव अप्रोच से भी कई उत्तर हो जाते हैं। और एक विशेष बात ध्यान रखना, साइकोलॉजी के प्रश्न में जहां पर भी नहीं का सवाल आवे, वह नहीं को प्रश्न पढ़ते समय गोला कर लो, क्योंकि हम प्रश्न के जब ऑप्शन को 3-4 बार पढ़ते हैं ना, तो इस नहीं पर से तो हमारा ध्यान हट जाता है और नहीं वाले सवालों को हम गलत करके आते हैं। ये बिल्कुल भी गलती आपसे जो है वो नहीं होनी चाहिए, और निश्चित रूप से ये बातें आपको दिमाग के अंदर होनी चाहिए। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस जहन में एक चीज रखो कि मुझे हार्ड लेवल पर नहीं, मुझे अपने एप्टीट्यूड को बढ़ाना है, और एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में हार्ड सवाल आएगा तो एप्टीट्यूड कब लगेगा, जब आपने एक ही चीज को, एक ही कंटेंट को और एक ही किताब से मटेरियल को 3-4 बार 5 बार 7 बार पढ़ रखा है, ठीक है ना। अगर आप 15 किताबों को एक बार पढ़ लो, आपका एप्टीट्यूड नहीं लगेगा। आप एक ही किताब को या एक ही गाइड को आपने 2 बार 3 बार 4 बार उसी को निकाला है, तो क्या होता है कि उस किताब की जो इमेज होती है ना, वो हमारे माइंड में छप जाती है। और जब इमेज किताब की माइंड में छप जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर परीक्षा में हार्ड सवाल आता है तो उसकी लाइन सीधी दिमाग में घूमती है, उस किताब में उस जगह वो लिखा हुआ है, तो हमारा एप्टीट्यूड आसानी से लगता है। इसीलिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा किताब है, आपका दोस्त आपको कहेगा कि यार ये नई किताब है, ये बढ़िया किताब है, ये पढ़ ले, नहीं, आप कहिए कि मैंने ये किताब 2-3 बार पढ़ी और अब परीक्षा से पहले मैं इसी किताब को 3 बार पढ़ूंगा।
आपको जानकारी हो, जो विद्यार्थी एक ही गाइड को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ता है ना, उसकी इमेज, उसकी छवि किताब का हर पेज उसके माइंड पर छप जाता है। और जब माइंड पर पेज छप जाता है तो आपको परीक्षा में टफ सवाल आते हैं और आप उसके चारों विकल्प पढ़ते हैं ना, तो आपको एप्टीट्यूड से उसका उत्तर देने के अंदर सुविधा होती है। और नहीं तो आप 10 किताबों से पढ़ी, आपका एप्टीट्यूड नहीं लगेगा। और एक किताब से जो आदमी 10 बार पढ़ चुका है, 4 बार पढ़ चुका है, 5 बार पढ़ चुका है, उसकी छवि दिमाग पे छपी हुई है, वो आराम से अपना एप्टीट्यूड सवाल के ऑप्शंस पे लगा लेगा। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर सरल आएगा तो पूरे राजस्थान के लिए, पेपर हार्ड आएगा तो पूरे राजस्थान के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि 30 में से 30 सवाल आपके पढ़े हुए आए, लेकिन परीक्षा होती है पर धन इच्छा, जिसमें हमारी इच्छा काम नहीं आती है। 20 सवाल ऐसे होंगे, एक बार 2 बार में कर लेंगे। 10 से 1 सवाल ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा ये परीक्षा के लेवल के क्वेश्चन है, तो वो आपको पहले किसी एग्जाम में आए हुए नहीं होंगे, वो आपको उसी एग्जाम में मिलेंगे। तो उसी एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि देखो हर एग्जाम में भारत के जितने टेट होते हैं, जितनी रीट है, जितने स्कूल लेक्चरर, जितनी सेकंड ग्रेड, हर एक में 5-5, 7-7 सवाल ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ चुका होता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नए सवालों की तलाश नहीं करनी है। आपको पुराने जितने भी पेपर के क्वेश्चन है उसको रिपीट करते रहिए और आराम से कंटेंट जो भी आपने पढ़ा है, अलग अलग नई किताबों को बदलने की जरूरत नहीं है। जो किताब पढ़ी है, जो गाइड आपने, अब किताबें पढ़ने का समय ही नहीं है, अब तो गाइड पढ़ने का समय। जो गाइड पढ़ी, या तो गाइड, और अगर पहले आपने किताबें पढ़कर क्लास नोट्स बनाए तो क्लास नोट्स, या आपने कोचिंग करी है तो कोचिंग के नोट्स, जो भी आपके पास मटेरियल है। कम और ज्यादा कुछ भी नहीं होता, कम या ज्यादा एग्जाम में पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मैटर कम है और ये मैटर ज्यादा है। जितना पढ़ा है उसको 2, 3 बार 4 बार एक ही किताब को घोट लीजिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस आप डेली का 2-3 घंटा करते हो, उसमें आधा घंटा साइकोलॉजी का भी करिए, और आधा घंटा साइकोलॉजी का करते हो उसमें भी ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि वो एक तरीके से आपको एक दृष्टिकोण दे देगा कि साइकोलॉजी के सवाल को परीक्षा के अंदर हल कैसे किया जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि रीट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का यह लेवल रहने वाला है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ठंडे दिमाग से अपनी तैयारी करते रहिए, ज्यादा हार्ड सवालों के चक्कर में मत फंसिए। क्वेश्चन के लेवल को हार्ड करने की जगह ओल्ड पेपर के क्वेश्चन को अटेंड कर और कंटेंट को 2-3 बार रिवाइज कर अपने एप्टीट्यूड पर, अपनी स्किल पर काम करिए। निश्चित रूप से रीट का पेपर जब 26 सितंबर को होगा तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर झंडे गाड़ कर आओगे और पेपर को नेस्त नाबूद करके आओगे। ये मेरा विश्वास है आप लोगों से, और निश्चित रूप से आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का प्यार बना रहे। अगर मेरी बताई हुई बात आपके काम आती है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन फिर कह देता हूं, यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करे। मैं केवल वही बता रहा हूं जो मेरा ओपिनियन है, बाकी यात्री को अपने जोखिम पर, क्योंकि आप सभी मैच्योर स्टूडेंट हैं, आप सभी में विवेक है, आप सभी विवेकशील प्राणी हैं, और इसलिए करिएगा वही जो आपका मन कहे। सुनो सबकी, करो मन की। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।